Hello, dear student, welcome to all of you. Today I will continue remains part of nationalism. Before starting today's class, I would like to recall previous one. In previous classes, I was discussed about to nationalism. Then I was saying to nationalism is the community of those people or person, their interaction or they are originate in same historical background. कि नेशनलिज्म राष्ट्रवाद एक ऐसा समुदाय के लोगों को हम कहेंगे कि जिसकी ओरिजिनेशन यानी जिसकी प्रारब्ध जो होती है एक निश्चित पृष्ठभूमि की उपज होती है, मतलब कि एक हिस्ट्री जो है सेम उनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है एक होती है। और वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि नेशनलिज्म एंड कम्युनलिज्म बोथ आर ओरिजिनेटेड एंड सेम टाइम, और वी कैन से दे आर ट्विन्स, मतलब एक तरह से जुड़वा भाई हैं। नेशनलिज्म को हम हिंदी में कहेंगे राष्ट्रवाद और कम्युनलिज्म को हम कहेंगे संप्रदायवाद। राष्ट्रवाद की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारी देशभक्ति हो गई, देश प्रेम हो गया, जिसका रिजल्ट हमको मिला कि जो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट ऑन 1947 इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेशनलिज्म एंड एग्जांपल ऑफ डिवीजन ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान मेक ए न्यू कंट्री फ्रॉम कॉलोनाइज्ड ब्रिटिश, दे आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कम्युनलिज्म। वो आपकी है संप्रदायवाद का एग्जांपल कि भारत का जो विभाजन हुआ, अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें तो दो थिंकर थे। एक इंग्लिश थिंकर था, वो ये कहा कि एक जिस कंट्री में बहुत सारे जातियां होंगी, बहुत सारे धर्म होंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे, जहाँ पे डाइवर्सिटी होंगी, उस देश को उस कंट्री को स्टेबल बनाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। और जस्ट उसके बियॉन्ड एक गांधी की फिलॉसफी आई। गांधी जी ने कहा कि हम एक भारत ऐसा, एक इंडिया को हम ऐसा कंट्री बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी हों, बहुत सारे रिलीजन हों, बहुत सारे धर्म हों, यहाँ पे बहुत सारे जो है मंदिर मस्जिद सारे रहे, सारे धर्म का यहाँ पे रिस्पेक्ट रहे। हम एक ऐसे कंट्री का जो है हम एक ऐसा कंट्री को जो है बनाना चाह रहे हैं। जो आपका अंग्रेज की जो कॉन्सेप्ट थी, जो अंग्रेज ने थिंकर ने कहा, उसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलता है पाकिस्तान के डिवीजन में कि अगर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है तो सिर्फ किसके आधार पे हुआ, धर्म के आधार पे हुआ है कि इस्लामिक लोगों के जो मैक्सिमम फॉलोअर थे वो पाकिस्तान के डिवीजन हुए और मेजॉरिटी जो हिंदू के रिलीजन के हुए वो इंडिया के जो है विभाजन हुआ। तो वहाँ पे जो थियरी का जो आइडियोलॉजी जो विचारधारा लाई की वो उस अंग्रेज का हुआ। 1947 से आफ्टर द फ्रीडम 1992 तक गांधी की विचारधारा रही कि हम लोग एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है, भाई भतीजावाद फ्रेटर्निटी के रिलेशन से लेके हम लोग पुनः जो है एक साथ क्या रहे कि आपस में रहे, बहुत सारे धर्म का सम्मान रहा, मंदिर मस्जिद सब भाईचारा रहा। तो वहाँ पे गांधी जी की विचारधाराओं को हमने फॉलो किया। तो एक साथ एक ही हिस्ट्री बैकग्राउंड में दोनों की विचारधाराओं को क्या हुई, यहाँ पे दोनों विचारधाराओं को हम देख रहे हैं इंडिया में। नेक्स्ट 1992 के बाद, आफ्टर 1992 के बाद जो भी अगर आफ्टर डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद जो भी माइंड में किसी के मन में आया, फिर से वहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम के बीच में या कोई भी हम देखें जो पॉलिटिकल पार्टी है, कोई इस्लाम को स्टेट को अपनी तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई हिंदू बाहुल्य को अपनी तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एक हम कोई किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये थिंकिंग बेस्ड पे आप लोगों को सोचना है कि अगर हम बात करें कि जैसे हम अगर एनडीए पार्टी को देखें, बीजेपी को देखें, तो हमको ये लगता है कि ये राष्ट्रभक्त पार्टी है, जो एक मन में सबके चीज जो बनी हुई है तो वो एक राष्ट्रभक्ति पार्टी बनी हुई है। जस्ट अगर हम देखा जाए, अगर पीस पार्टी देखी जाए या AIMM को हम देखें, मुस्लिम स्टेट को देखें, तो वहाँ पे एक तरह से इस्लामिक जो रिलीजन वाले हैं उसको रिप्रेजेंटेट करने की पार्टी है, जो कि डिपेंड किस पे है, रिलीजन बेस्ड पे है। उसको हमको डिटेल पे डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। ये खाली हमारी समरी जो थी, जस्ट इस पे हम जब बात करेंगे तो कल हमने जो हमारी जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें गांधी जी की एंट्री किस प्रकार से हुई थी, गांधी जी की संकल्पना क्या थी, और गांधी जी की जो मूवमेंट थी चंपारण किस तरह से गांधी जी की एंट्री हुई थी, या गांधी जी क्लाथ कैसे उन्होंने सूट बूट कोट टाई से कैसे अपने नेशन के कल्चर में कैसे फॉलो हुए, क्यों फॉलो हुए, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था।
उसके बाद में जो आज हमको वहाँ पे कंटिन्यू करना है, उसी गांधी जी के कंटेम्प्रेरी में समकालीन में हमको आना है, वर्ल्ड हिस्ट्री के रिलेटेड कंपेयर करना है कि किस प्रकार से, जो कि हमें यहाँ नेशनलिज्म पे पढ़ना है। दूसरी चीज़ जो हमारी पढ़ाने की मतलब मेथड है या ओपिनियन है, आप लोगों को एकदम रट्टा लगवाने का नहीं, थोड़ी सी आप लोगों की कॉन्सेप्ट कुछ हिस्ट्री के बारे में क्लियर होता रहे, तो आप लोग आराम से समझिएगा। ये आपका पर्पज नहीं होना चाहिए कि आप इस चैप्टर को पूरी तरह से रट लो। प्रीवियस क्लासेज में जो गांधी जी के बारे में था कि सबसे पहली जो मूवमेंट हुई, फर्स्ट मूवमेंट, वो अपने फार्मर को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने चंपारण मूवमेंट किया, जो कि इन्विटेशन ऑफ राम कुमार शुक्ला हु इज द प्रेजेंट लीडर ऑफ बिहार, ठीक है। और वहाँ पे गांधी जी सफल रहे। नेक्स्ट हमने बताया कि चंपारण के बाद में खेड़ा मूवमेंट हुआ, वो भी प्रेजेंट किसानों की प्रति मूवमेंट थी। और हमने तिनकठिया सिस्टम के बारे में बताया, वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए उसको तिनकठिया सिस्टम ही कहेंगे, तिनकठिया प्रणाली कहेंगे। उसमें हमने बताया था कि जो इंग्लिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने फोर्सफुली जो है किसानों के ऊपर एक आर्डर दिया था कि आपको अपने 3/20 लैंड में मिनिमम आपको ग्रो करनी है, इंडिगो की जो है क्रॉप करनी है, जिससे जो है, और वो जो क्राफ्ट होते थे काफ़ी इनपुट ज़्यादा लगता था, और जो उसमें बिक्री होती थी रॉ मटेरियल, उसमें जो रॉ मटेरियल जितनी लगी रहती थी, खाद फर्टिलाइजर जो भी यूज लगे रहेंगे फार्मर के, उससे भी कम बेनिफिट में जो क्राफ्ट को जो परचेज करते थे इंग्लिशमैन, कम में करते थे। मान लीजिए लागत लगी है 500 का, और जो है उस क्राफ्ट को खरीद रहे हैं 200 रुपए की, तो जो लॉसेज हो रही 300 रुपीज, वो क्या करेगी कि किसानों को, फार्मर को और कंडीशन क्या करेगी, वर्स कंडीशन में डाल देगी। अगर ये कंटिन्यू प्रक्रिया चलती रही, 2-4 साल 5 साल तक चलती रही होगी, तो किसान क्या हो जाएंगे, एक तरह से तबाह हो जाएंगे या परेशान हो जाएंगे, और सुसाइड करने के लिए क्या हो जाएगी, उनकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी। यहाँ तक हमने कल प्रीवियस डिस्कस में किया था। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो उस पहले वीडियो को आप लोग पूरी तरह से समझ जाइएगा। उसी के कंटेम्प्रेरी पे हम बात करेंगे, वर्ल्ड वार के बारे में बात करेंगे, और मैं एक समरी यहाँ पे लिखता चल रहा हूँ और आप लोग भी नोट करते चलिएगा, और मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेके हम जो है कहाँ तक पहुँच सकते हैं, एक साइमन कमीशन तक पहुंच सकते हैं। और ये आप लोगों को कभी लर्न नहीं करना है, पूरी स्टोरी ईयर तक नहीं लर्न करना है, पूरी सेट होती जाएगी, ईयर टू ईयर जो है ये आप लोगों की पूरी हिस्ट्री की नोट्स बनती रहेगी। हम पहले बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार पे, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे जो फर्स्ट टॉपिक करनी है, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन था 1914 टू 1918, यानी ये 4 साल तक चला। और इसका स्टार्टिंग हुई थी 28 जुलाई ऑफ 1947। ठीक है, अब हम इसको फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में समझते हैं, फिर नेक्स्ट हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। सत्याग्रह मूवमेंट को पहले आप समझ लीजिएगा। सत्याग्रह मूवमेंट जो थी 1915 में चंपारण, 1916 में खेड़ा, और 1917 में अहमदाबाद में स्ट्राइक, तो या जो यहाँ के प्लेग, अहमदाबाद में स्ट्राइक किया थी कि प्लेग की बीमारी के कारण जो बोनस था, ठीक है, वो कंपनी ने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, जिससे जो उसके वर्कर्स थे उनकी कंडीशन वर्स्ट हो जा रही थी। जैसे आज कोरोना थी, हमने कल के बारे में डिस्कस किया था कि कोरोना के बाद में जो बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, उनकी एम्प्लॉयमेंट घट जाएगी, रोजगार खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कहें कि समस्याएं बढ़ जाएंगी। तो उसी तरह से 1980 में एक महामारी थी जिसे हम कहेंगे फेमाइन मीन्स अकाल। फेमाइन मीन्स अकाल मतलब कि बहुत सारे खेती बाड़ी पे नष्ट हो गया था। जैसे इस साल टिड्डियों का प्रभाव बढ़ गया, ठीक है, बाढ़ की कहीं कहीं पे फ्लड के कारण धान नहीं हो पा रहे हैं, तो अकाल भी है, और एपिडेमिक मीन्स महामारी, यानी दोनों तरह से परेशान है। तो सेम कंडीशन हमने हिस्ट्री में बताया था कि जो 100 ईयर्स बिफोर था, उससे पहले भी शायद इन्फ्लुएंजा 100 ईयर बिफोर रही होगी। तो सेम उस कंडीशन के बाद के इफेक्ट क्या पड़े किसी नेशन के पास या किस देश के पास, ठीक है, या कोरोना के बाद क्या पड़ेगा, तो ये हिस्ट्री से हमको क्या करना है, कोरिलेट करना है। नेक्स्ट
जो हमको यहाँ पे बात करनी है फर्स्ट वर्ल्ड वार पे देखनी है। जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वार पे देखेंगे यानी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में करेंगे, तो प्रथम विश्व युद्ध क्यों होगा, वर्ल्ड वार क्यों होगा, तो पहले हम आज की कंडीशन देख रहे हैं और उस समय क्यों हुआ होगा, जो कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आनी चाहिए। जैसे हम एक IR, जब आप लोग हायर क्लासेज में पढ़ेंगे तो एक सब्जेक्ट होता है IR, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, ठीक है। वहां पे वर्ल्ड वार की सिचुएशन क्यों बनेगी, जैसे मान लीजिए आज अगर चाइना कोई ये शो कर रहा है कि जो कोरोना के जो वायरसेस फैले वो चाइना की देन है, कोई चमगादड़ की सूप बना के पी रहा है, कोई कह रहा होगा कि सूप को उसकी जो जेनेटिक थे चमगादड़ों के जो बैट थे वो जेनेटिक चेंज करके उसको जो है किया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, कोरोना वायरस आया। अब जिस कंट्री का ब्लेम जो है होगा चाइना के ऊपर, या जो उसके इनिमी कंट्री होंगे वो ब्लेम टोटल किसको देंगे, चाइना को देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए उसके फ्रेंड कंट्री जो होंगे, जो फ्रेंडली कंट्री होंगे, जिनका रिलेशन चाइना से बेटर हो, ठीक है, वो क्या करेंगे, चाइना को सपोर्ट करेंगे। तो ये जो है जो वर्ल्ड है वो दो गुट में बट जाएगा, उनकी पोलराइजेशन हो जाएंगी। एक पोलराइजेशन ये हो जाएगी कि जो चाइना का सपोर्ट करे, और एक ऐसा जो है कंट्री हो जाएगा जो चाइना का क्या करेगा, अपोज करेगा। दूसरी चीज ये देखेंगे, इंडिया का रिलेशन चाइना से क्या है, आज के कंडीशन से अच्छे नहीं है, ठीक है। तो चाइना क्या करेगा, इनकेस अमेरिका का भी रिलेशन क्या है, चाइना से अच्छे नहीं है। दूसरी चीज हम ये देखेंगे, नेपाल का रिलेशन किससे अच्छे हैं, चाइना से अच्छे हैं। तो अगर कहीं पे वर्ल्ड वार की कंडीशन आई, ठीक है, मैं एक एग्जांपल नहीं दे रहा हूं कि प्रमोट कर रहा हूं वर्ल्ड वार पे, लेकिन मैं आप लोगों को सोचने के लिए थिंकिंग बेस्ड पे कि आप लोगों की केस स्टडी की ये सिचुएशन 1918 में भी 1914 में भी वर्ल्ड के साथ हुई होगी, जो कि आपको समय की समझ में आएगी कि आखिर वर्ल्ड वार क्यों हुआ ना होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए वर्ल्ड वार की सिचुएशन ऐसा नहीं कि चाइना ने कोरोना फैलाया इसके कारण हुआ होगा। चाइना से अगर युद्ध बन रहा है, वार की स्थिति आ रही, तो केवल कोरोना के कारण आ रही होगी। कोरोना के कारण ये भी आ रही होगी कि हर जो वर्ल्ड कंट्री है, IR का मेन लोगो होता है, मेन रिलेशन, मेन उसकी पूरी थीम ही होती है कि कोई भी पर्सन किसी भी देश के लिए मरता नहीं, अपने हित के लिए मरता है। उसमें जैसे अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान नेपाल का रिलेशन इंडिया से अच्छे हो रहे हैं ना, तो इंडिया अपने हित के लिए मर रहा है, नेपाल अपने हित के लिए मर रहा है। जैसे मान लीजिए कि ट्रंप भारत में आए होंगे, तो जो बहुत सारे इंडिया के जितने भी भक्त होंगे वो ये कहेंगे कि मोदी का रिलेशन इतना अच्छा है कि ट्रंप बार बार आ रहा है, ठीक है। तो जो भक्त होंगे, मोदी जी बुलाए अगर उनको इन्वाइट किए हैं, तो वो पक्ष ये देखा जाएगा कि जो प्रियॉरिटी मिलेगी, तो इंडिया के लोग खुश होंगे कि अमेरिका का जो प्राइम मिनिस्टर भारत में आ रहा है, मोदी की TRP बढ़ेगी, ठीक है। और अगर नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो बार बार वही जो है जो लोगो होगा, हाउडी मोदी, उसी को बार बार ये क्या करेंगे, इंडिया में जो उनका लोगो रहा होगा ट्रंप का आने का, ठीक है, उसको दिखाएंगे। तो इससे मोदी की वैल्यू बढ़ रही है। ट्रंप भारत में आए, गले मिले, ठीक है, तो ट्रंप का फायदा क्या रहा होगा, ट्रंप का फायदा ये रहा होगा कि अगर नेक्स्ट इलेक्शन है और जो वहां पे इंडिया के लोग अमेरिका के निवासी हैं, जो NRI हैं, अगर इलेक्शन होगा, सब लोग अपने देश से क्या करते हैं, लव प्यार करेंगे। तो अगर मोदी सपोर्ट कहीं इनडायरेक्टली कर दिए कि जो है सब लोग ट्रंप को वोट दो, तो वहां पे जो इंडिया के वोटर हैं वो किसकी तरफ मुड़ कर जाएंगे, जो है ट्रंप को वोट देंगे, और ट्रंप अगेन जो है क्या हो जाएंगे, विनर हो जाएंगे। तो ट्रंप अपने फायदे। नेक्स्ट, अगर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट हो रही है कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे देखें कि बात अगर हो रही कि ट्रंप और मोदी में, तो जो मीडिया वाले हैं हम वो देखेंगे कि केवल मैटर को बढ़ा चढ़ा के करेंगे। कोई ये दिखाएगा, अंजना ओम कश्यप जी ये दिखाएंगे कि देखिए कितने बढ़िया से गले मिल रहे हैं, ट्रंप मिल रहे हैं, मोदी से मिल रहे हैं। और जितने भक्त लोग रहेंगे, जितने जो अपोजिशन वाले रहेंगे, वो दिन भर जो है न्यूज चैनल पे गड़ा गड़ा के आके बैठे रहेंगे कि अब देखिए क्या अंजना ओम कश्यप कह रही हैं। तो अंजना ओम कश्यप को अपनी TRP लेनी है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट लेनी है, तो उस ओपिनियन से अंजना ओम कश्यप अपने फायदे में है। तो हम ये देखेंगे कि एक ही करंट मुद्दे पे मोदी अपने फायदे में, ठीक है, अंजना ओम कश्यप अपने फायदे में, और उसके बाद में ट्रंप जी अपने फायदे में, ठीक है। और जो लोग टाइम उनके पीछे वेस्ट कर रहे हैं, जो अपना होमवर्क या कोई भी वर्क छोड़ के उनके पीछे पड़े हैं, या कोई भी झगड़े कर रहे हैं, या गांव-गांव में जो है झगड़े कर रहे हैं उनके कारण, उस पॉलिटिकल मुद्दे के कारण, कि सबसे बड़े घाटे किसके हो रहे हैं, उनके हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे वर्ल्ड वार की बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों को एक केस स्टडी बता रहा हूँ कि ये मैटर आप लोगों को अच्छे से समझ में आता रहे, ठीक है।
नेक्स्ट स्टेज पे देखेंगे कि सेम अगर वर्ल्ड वार हो रहा हो, ठीक है, तो वर्ल्ड वार केवल कोरोना के कारण नहीं होगा। कोरोना के कारण ये भी हो सकता है कि अगर वर्ल्ड की इकोनॉमी देखी जाए तो अमेरिका यूएसए नंबर 1 पे, ठीक है, चाइना नंबर 2 पे, नेक्स्ट जो जापान रसिया होगी नंबर 3 पे, इंडिया जो होगी 5th पे, जो भी हो। तो इसमें ये होड़ मची है। यूएसए में ये है कि हम जो है वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमी में टॉप पे रहें, ठीक है। चाइना के पास प्रॉब्लम क्या है कि हम चाइना को क्या करें, डिफीट करें, ठीक है। चाइना की होड़ क्या होगी कि हम जो है यूएसए को पीछे करके हम टॉप पे आए, यूएसए को क्या होगा कि हम टॉप पे क्या रहें, बने रहें, ठीक है। अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि अगर इन दोनों के बीच में, यानी अगर कोरोना के कारण कोई युद्ध नहीं बन रहा है, यानी युद्ध की जो प्रवृत्ति बनी हुई है, टेंडेंसी बनी है, उसका पहले से भी इंपैक्ट हो सकता है कि इन दोनों के बीच में वार की स्थिति बनी रहे, कि यानी किसके लिए कि हम वी फर्स्ट मतलब हमारा जो नेशन रहे वो फर्स्ट पे रहे। यूएसए सोचेगा मैं टॉप पे रहूं, चाइना सोचेगा हम टॉप पे रहूं। अब इस कंडीशन में देखिए, अगर युद्ध हो रहा है तो इंडिया किसके तरफ जाएगा। अगर आप सोचिए, अगर एक आप थिंकर बनिए, अगर आप कुछ सोचिए कि अगर मान लीजिए ये दोस्त, एक कभी वर्ल्ड वार की स्टार्टिंग हो गई, एक का रिप्रेजेंट कर रहा है यूएसए और एक का रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है चाइना, तो इंडिया किसके तरफ मूव करेगी। आप तुरंत समझिए कि किसकी तरफ मूव करेगा। आपका आंसर होगा, जस्ट सोच के बताइए, यूएसए की तरफ। क्यों? क्योंकि चाइना हमारा क्या है, विरोधी है। और विरोधी क्यों है? क्योंकि वो हमारा नेबर कंट्री है, पड़ोसी है। तो जैसे गांव में भी अगर हमारे पास किसी से अगर कोई भी झगड़े हो रहे हैं, कोई भी कंडीशन बन रही है, तो हमारा पड़ोसी से होता है। पड़ोसी से क्यों होता है? क्योंकि कभी खेत के कारण, खेत में भी अगर किसी के कारण विवाद हो रहा है, तो जो खेत में हमारे बाउंड्री के पास होगा उसी से मेरा विवाद होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यूएसए का फॉलोअर, इंडिया जो फॉलोअर हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, यूएसए का, ठीक है। नेपाल की बात हम करेंगे तो सेम कहानी देखिए, नेपाल किसका समर्थन करेगा, क्योंकि नेपाल को डर किससे है, नेपाल का पड़ोसी कौन है, भारत। और भारत और चाइना में उसकी मजबूरी किसकी है, क्योंकि डायरेक्ट टच किससे है, डायरेक्ट टच भारत से। अगर भारत और नेपाल में कभी विवाद हो रहा है पड़ोसी के कारण, तो नेपाल को संरक्षण कौन देगा, चाइना देगा। और चाइना को भी डर किससे है, इंडिया से, क्योंकि चाइना का पड़ोसी इंडिया, इंडिया भी आगे बढ़ने की तलाश में, ठीक है। तो अब देखिए, इंडिया यूएसए का समर्थन करेगा और नेपाल किसका समर्थन करेगा, चाइना का करेगा। और धीरे धीरे इंडिया और नेपाल में दूरी क्या होती रहेगी, बनती रहेगी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इस देश में, ठीक है ना, अगर रूस को हम बात करें कि रूस किसका समर्थन किस कंडीशन में करेगा, रसिया किस कंडीशन में करेगा, तो रसिया का विरोधी कौन है, यूएसए, ठीक है। तो ये रसिया किसके फेवर में जाएगा, चाइना के फेवर में जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि रसिया ये कह दे कि हमारा इंडिया भी फ्रेंड है, तुम लोग आपस में लड़ो, मैं इस युद्ध में, इस वार में क्या रहूंगा, तटस्थ रहूंगा। और जो तटस्थ रहूंगा, न मैं आपकी तरफ से बोलूंगा न मैं आपकी तरफ से बोलूंगा, क्योंकि अगर इस तरफ से मैं बोलूंगा तो इंडिया नाराज होगा, इस तरह से बोलूंगा तो चाइना नाराज होगा, क्योंकि रसिया को भी डर किससे, यूएसए से। तो ये भी कंडीशन हो सकती है कि रसिया कह दे कि मैं इस वार में कोई भी हमारा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो रसिया एक तटस्थ हो जाएगा, और तटस्थ का मतलब हो जाएगा NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसकी हिंदी होती है, इसको हम कहेंगे नॉन अलाइन मूवमेंट। और ये कॉन्सेप्ट आया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है। जब दो वर्ल्ड में वर्चस्व के कारण जो है दुनिया में दो देश बटे थे, एक रसिया और एक यूएसए, ये दोनों अपोजिट कंट्री थे, ठीक है। मैप आप लोग देखिएगा, मैप जब वर्ल्ड मैप देखिएगा, तो जब तक मैप में आप लोगों को मैप पे कंसंट्रेट करने नहीं आएगा, तब तक आप लोग ये समझ नहीं सकते हैं। मैप में जब देखेंगे, रसिया इस साइड है, यूएसए इस साइड है। रसिया आपका जो यूएसए इस साइड है, मतलब पूरे वर्ल्ड मैप में देखेंगे एकदम लेफ्ट हैंड ऊपर कॉर्नर पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, और आपका रसिया है एशिया कॉन्टिनेंट में ऊपर है। तो दोनों के बीच में युद्ध जब होगा, तो वहां पे हम देखेंगे दो देश थे। तो उस समय ये ऑफर आया जवाहरलाल नेहरू के पास कि चूंकि उसी समय इंडिया जो है आजाद हुआ था, तो इंडिया के पास समस्याएं थी, अकाल थी या भूखमरी की समस्याएं थी। तो उस समय जब इंडिया के पास ऑफर आया कि आप किस देश की तरफ मिलना चाह रहे हो, रसिया की तरफ मिलना चाह रहे हो कि अमेरिका की तरफ से मिलना चाह रहे हो, तो जवाहरलाल नेहरू ने जी कहा, न हम आपकी तरफ मिलेंगे न हम आपकी तरफ मिलेंगे। यानी हमारा एक तीसरा मोड होगा इस वार का, जिसे हम कहेंगे नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। उसकी जो कॉन्सेप्ट जो थी जवाहरलाल नेहरू, यानी एक जवाहरलाल नेहरू की जो सोच थी, वो भी कहीं न कहीं क्या थी, बहुत अच्छी रही होगी, ठीक है। मैप आप लोग देखिएगा, वर्ल्ड मैप देखिएगा, वर्ल्ड मैप से और आपकी क्लियरिटी यहाँ पे आती रहेगी। पुनः हम यहाँ पे देख रहे हैं,
अब वर्ल्ड वार की सिचुएशन में अगर समझिए, मैं आज की कंडीशन मतलब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि वर्ल्ड की सिचुएशन वर्ल्ड वार क्यों होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वार होगा, वर्ल्ड वार की मतलब स्थिति बनेगी ही नहीं, क्योंकि वार की स्थिति वहां पे आती है जहां पे लोग, वार कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वार की स्थिति वहां पे बनती है जहां पे लोग मतलब अशिक्षित रहें, ठीक है। जैसे मान लीजिए वार अगर हो रहा है तो पैसे की भी हानि होगी, इकोनॉमिकल लॉसेज होगी, सिटीजन लॉसेज होगी, जो लोग मरेंगे, जो लोग वार में जो है बहुत सारे लॉसेज होंगे, आदमी भी की संख्या खत्म होगी, वहाँ के सिटीजन मरेंगे, वहाँ पे पैसे की समस्याएं आएंगी, मतलब एक तरह से पूरी इकॉनमी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वार इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और एक इंग्लिश मैन ने कहा कि विश्व में चौथी विश्व युद्ध की संभावनाएं नहीं बनेंगी। एक अमेरिका का थिंकर था, एक जो है बहुत बड़े थिंकर थे, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में चौथे वर्ल्ड वार की स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं, ठीक है। और थर्ड वर्ल्ड वार में इतनी ज्यादा हर देश जो है परमाणु से इतने ज्यादा ट्रेंड हो गए हैं, किसी देश के पास राफेल आ गया, किसी देश के पास परमाणु, लगभग एटम बम से हर देश जो है टैग हो गए हैं, ठीक है। तो हर देश में जब वर्ल्ड वार होगी तो परमाणु बम की इतने यूज हो जाएंगे कि पूरी दुनिया वैसे ही साफ हो जाएगी कि चौथे की कॉन्सेप्ट की कहानी नहीं आएगी। तो इसीलिए उसने कहा कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ, थर्ड वर्ल्ड वार हुआ, तो उसी में दुनिया क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके हो गए थर्ड वर्ल्ड वार की कंडीशन है, ठीक है। तो यानी थर्ड वर्ल्ड वार तक संभव ही नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि क्यों सिचुएशन, क्यों युद्ध बनने की कंडीशन रही होगी। फिर मैं 1940 के सिचुएशन पे आ रहा हूँ कि आखिर में वहां से मैं मूव कर रहा हूँ। टाइम से हमारी रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो आप लोग देख के तब स्टेप स्टेप करिएगा, 4-5 वीडियो जो भी लगे, लेकिन आप लोगों की जो माइंड की क्रिएशन होगी कंप्लीटली ये चेंज कर देगा ये जो चैप्टर है, ठीक है ना। तो यानी आपके नॉन मूवमेंट आ गए, तो आप ये कह सकते हैं कि जो पॉलिसी रही होगी जवाहरलाल नेहरू की, वो भी क्या रही होगी, बहुत अच्छी रही होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर युद्ध हो, तो आपने ये बताया कि यूएसए, इंडिया, नेपाल, ऐसे जितने भी 203 देश होंगे, सबकी अपनी अपनी समस्या होगी। साउथ कोरिया होगा, वो किसकी तरफ चलाएगा, चाइना की तरफ चलाएगा, क्योंकि उससे जो है अमेरिका से प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ ऐसे देश होंगे जो अमेरिका की तरफ चले जाएंगे, कोई ऐसे देश होंगे जो रसिया की, चाइना की तरफ चले जाएंगे। तो 2 गुट बट जाएगा उस, और आपस में देश में जो गुट होंगे, तो देखिए हर देश अपने अपने फायदा में, कि अगर इंडिया की लड़ाई, अगर इंडिया सपोर्ट कर रहा होगा अमेरिका का, मतलब उस युद्ध में, तो अमेरिका ये सोचे, इंडिया ये सोचेगा कि काश अमेरिका चाइना को खत्म कर दे, तो हमारा जो विवाद है अरुणाचल प्रदेश वाला वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इंडिया ये सोचेगा कि अगर जो है अमेरिका जीत गया युद्ध, तो नेपाल को जब चाहेगा तब खत्म कर देगा, तो नेपाल वाला जो यहाँ पे रोज विवाद चल रहा है, जो आंख जो है मतलब जो भी समय बन रही है, तो वहां पे इंडिया का अपना फायदा है, ठीक है ना। अमेरिका का फायदा ये रहेगा कि इंडिया अगर हमारा समर्थन दे रहा है, तो कहीं चाइना में अगर कभी भी चाइना से अगर स्थिति सैनिकों को पहुंचानी हुई बॉर्डर पे, ठीक है, तो चाइना के बॉर्डर पे अरुणाचल प्रदेश पे हमारे सैनिक को क्या करेगा, रखवा लेगा, क्योंकि सैनिक जब रहेंगे तभी युद्ध होगा ना। तो आप मैप में देखेंगे डायरेक्ट अमेरिका चाइना के पास नहीं आ पाएगा। अगर चाइना से युद्ध कभी हुआ, तो आपको कहीं लैंड एरिया पे रखने के लिए किसी न किसी कंट्री की, किसी न किसी जो है देश की आपकी जरूरत होगी, जो कि किसी भी चाइना से क्या रहे, टच किए रहे, सटे रहे, चाहे लंका हो, चाहे कोई भी। जब मैप में आप लोग देखेंगे और उसका कंक्लूजन निकालेंगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। तो उस स्थिति में ये देखा जाएगा कि इंडिया क्या सोचेगी, कि इंडिया ऐसे हम देश से रिलेशन बनाए कि इनकेस अगर चाइना से कभी युद्ध हो, तो जो है हर देश अपने पास लैंड एरिया दे दे, ठीक है। जैसे जब चाइना और रसिया में हुआ था, तो रसिया के पास लैंड एरिया कितनी थी, रसिया लड़ाई में जीत नहीं सकता था, और अमेरिका उस समय शक्ति तब भी थी, और जब चाहता, और पुतिन आज क्या किए हैं कि वर्ल्ड लेवल पे रसिया को एक महाशक्ति के रूप में उभार दिए हैं। लेकिन जब कोल्ड वार चल रही थी, शीत युद्ध चल रहा था, तो उस समय अमेरिका मोस्ट पावरफुल कंट्री थी, ठीक है, और रसिया क्या थी, एक लूज कंट्री थी। तो रसिया को जीतने के लिए अमेरिका उस समय सशक्त था, ठीक है, और रसिया उस समय जो है कमजोर था। तो रसिया की पॉलिसी क्या हुई कि अगर अमेरिका जो है, देखो एक मैप यहाँ पे मैं बना रहा हूं, जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका है यूएसए, और यहाँ पे है क्यूबा, और यहाँ पे है इंडिया, ऐसे मैप में देखिएगा, और यहाँ पे है रसिया, यहाँ पे बीच में किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, सब उसके बाद में यहाँ पे चाइना, ऐसे सब घेरे हुए हैं। आप ये सोचिए अगर, और बीच में वाटर
सी है, ये सी। अगर मान लीजिए कभी युद्ध की स्थिति बन रही है, ठीक है, तो ये रसिया इस अमेरिका पे अटैक कब करेगा, कभी भी मान लीजिए इस समय प्रबल है, तो सबसे पहले इनको रिलेशन इनके किसी भी नेबर कंट्री से बनानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि ये चाइना से रिलेशन बना लिए, ये किर्गिस्तान से बना लिए, तो किर्गिस्तान से अगर बनाएंगे तो यहाँ के जो सैनिक होंगे डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे जाके शूट करेंगे। युद्ध तभी संभव होगी कि जब दोनों आपस में आस-पास रहें, ठीक है। रसिया के पास क्या है इस समय, ये पुअर है, तो रसिया का रिलेशन क्या होना चाहिए, रसिया का मोटिव ये होना चाहिए कि हम इनके नेबर कंट्री जो इनके आपस में इनके विरोधी देश हैं, इनसे मैं एक रिलेशन बनाऊं। तो रसिया जाएगा किसके पास, क्यूबा बनाने की, क्यूबा के पास रिलेशन बनाने की कोशिश में करेगा। आप यहाँ पे देखिएगा सब लोग अपने फायदे में, ठीक है। तो क्यूबा का लड़ाई इनके नेबर कंट्री होने के कारण यूएसए की जो प्लानिंग है ये क्यूबा से क्या है, कमजोर, ठीक है। तो क्यूबा ये सोचेगा हमको कोई समर्थन करने वाला मिल जाए, क्योंकि यूएसए कभी इनकी लैंड एरिया छीनेगा, कभी कोई भी युद्ध होगा, तो हमेशा इनके बीच में तनातनी बनी रहेगी। अब जैसे स्थिति हम देखें, रसिया की स्थिति देखें, ठीक है। रसिया की जब स्थिति हम यहाँ पे देखेंगे तो उस कंडीशन में बाबू ये रसिया इनसे रिलेशन बना लेता है क्यूबा से, और क्यूबा ये कहेगा कि हम जब आपको जमीन कम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम आपको 10 किलोमीटर दे रहे हैं, तो इस समय नीड किसकी ज्यादा है, रसिया की, ठीक है। तो ये क्यूबा का जो प्राइम मिनिस्टर या जो होगा, जो यहाँ के फिडेल कास्ट्रो होंगे उस समय के तत्काल जो गवर्नर होंगे, जो प्रेसिडेंट रहे होंगे, ठीक है, फिडेल कास्ट्रो जो कहेंगे कि हम आज आपकी ज्यादा नीड है तो कम से कम आप हमको 1000 किलोमीटर की जो है जमीन हमको दीजिए, ठीक है, क्योंकि इस समय इनकी अस्मिता खत्म होने वाली है, ठीक है, पूरी लैंड एरिया चली जाने वाली है। क्योंकि आपको ये पता है ना कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लैंड एरिया वाली कंट्री कौन इस समय है, रसिया है, ठीक है। लेकिन जब अस्मिता ही नहीं बचेगी तो लैंड एरिया करके क्या करेंगे, जब आपके पास कुछ वैल्यू ही नहीं बचेगी तो लैंड एरिया देके क्या करेंगे अकेले, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहे ठीक है, हम जो है जो शेयरिंग है हम इतनी लैंड एरिया इनको दे रहे हैं, मतलब उस समय जो इनका लोगों का रिलेशन बनाओ इनके प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर के बीच में, इनके जो प्रेसिडेंट रहे हो, ठीक है। अब इनके बीच की रिलेशन बन गई, यानी इनके सैनिक यहाँ पे क्यूबा में पहुंच गए। अब जब क्यूबा में इनके सैनिक पहुंच गए और इनके जो रिलेशंस है इनके नेबर कंट्री से किसी से रिलेशन बन नहीं पाया, तो यानी ये युद्ध यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी अब क्या हो गया, सबल कौन हो गया, रसिया यहाँ पे हो गया, और रसिया इनसे डायरेक्ट जो है मतलब डायरेक्ट अपोनेंट हो गया, मतलब एक तरह से इक्वल के आ गए। और आज कंडीशन देखते हैं कि रसिया भी एक सुपर पावर है और एक अमेरिका भी एक सुपर पावर है, मतलब अमेरिका भी एक सुपर पावर एक है और रसिया भी क्या है, एक सुपर पावर है। अब इनका अगर रिलेशन इनसे अच्छे ना रहे होते क्यूबा से, तो आज स्थिति ये सकती होती कि रसिया एकदम खत्म हो गई होती, ठीक है। तो अभी 2-4 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जब फिडेल कास्ट्रो जो है खत्म हुए थे, उनकी डेथ हुई थी, तो पूरे राष्ट्रीय शोक मना हुआ था रसिया में, क्योंकि उन्हीं फिडेल कास्ट्रो से इनका रिलेशन बना था और इसके कारण इनकी वैल्यू बची हुई थी। तो ये मुद्दे हो गए, ठीक है ना। ये मतलब मैं आप लोगों को ये टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन माइंड के क्रिएशन के लिए मैं आपको ये टॉपिक बता रहा हूँ कि वर्ल्ड वार क्यों होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 1914 की। 1940 में दो कंट्री की जो स्टार्टिंग हुई थी, आपको ये पता चल गया होगा कि वर्ल्ड वार की स्थिति क्यों बनेगी। और वर्ल्ड वार की स्थिति क्यों बनेगी, तो वहां पे ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोरोना के कारण होगा, यानी पहले की भी जो है कुछ न कुछ मुद्दे रहे होंगे, ठीक है। तो एक मुद्दा नहीं हो सकता है किसी भी विश्व युद्ध के कारण। अब हम देखें, अगर यहाँ पे हम स्थिति देख रहे हैं तो एक कंट्री थी ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया भी आज भी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया की मैं बात कर रहा हूं। और एक कंट्री है सर्बिया। सर्बिया के कुछ नेता थे जो कि ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार थे, उनका नाम था एंड्रूज, साराजियो या कुछ एंड्रूज करके, साराजियो एंड्रूज थे। हमको नाम से नहीं मतलब है, हमको बस खाली स्टोरी से मतलब है, क्लाइमेक्स से मतलब है। यहाँ के एक राजकुमार थे, उनकी इन्होंने हत्या कर दी। जब हत्या कर दी तो इनको अपना क्या करना है, प्रतिशोध लेना है, ठीक है। प्रतिशोध जब लिए तो डायरेक्ट उसी दिन 28 अगस्त को ये जो है ऑस्ट्रिया वाले क्या किए, इन पे अटैक कर दिए। जब ऑस्ट्रिया अटैक कर दिए तो इसकी तरफ से जो रसिया था सर्बिया के समर्थन में आ गया, ये रसिया। और ऑस्ट्रिया किसके समर्थन में आ गया, जर्मनी, हिटलर वाली जर्मनी। नाजिज्म हमने 9th में पढ़ाया था, नाजिज्म राष्ट्र हिटलर का उदय, ठीक है।
अब हम देखेंगे इस तरह से गुट क्या होती रही, बनती रही, और वर्ल्ड वार क्यों होंगे जो है हमने इसका जो है रीजन बता दिया कि वर्ल्ड वार की संभावनाएं क्यों बनेगी, विश्व युद्ध की संभावनाएं क्यों बनेगी। तो यानी आपकी ये जर्मनी की और ये रशिया की संभावनाएं बन गई। ठीक है, अब विश्व युद्ध हो गया। ठीक है, अब विश्व युद्ध में इंग्लैंड भी जो है क्या हो गया, पार्टिसिपेट किया। इंग्लैंड से हमने वर्ल्ड वार क्यों पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, क्योंकि इंग्लैंड के हम उस समय क्या थे, कॉलोनीज थे। इंडिया जो अगर इंग्लैंड जीतेगा या हारेगा उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। अगर हमारे गांव का प्रधान हार रहा है, ठीक है, या कहीं पे जीत रहा है, तो ऑब्वियसली उस गांव पे भी क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर मेरे डिस्ट्रिक्ट का कोई लीडर बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो उसका इफेक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट पे भी पड़ेगा। अगर हमारे यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट का कोई बहुत अच्छे लोग ऑफिसर बन रहे हैं तो कहीं कहीं हमारे ग्रोथ जो है डिस्ट्रिक्ट की होगी। ठीक है, तो अगर हम इंडिया वाले कॉलोनी थे किसके, ब्रिटेन के, अगर ब्रिटेन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता तो यानी उसका जो है प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता। अगर ब्रिटेन चाहता जीतता तो हो सकता हो खुशी होकर हमको जो है क्या करता, रिलैक्स कर देता। अगर हारता तो फ्रस्ट्रेट होकर हम लोग को और पीटता। ठीक है, तो इसलिए हम वर्ल्ड वार को पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली में जब 1940 से वर्ल्ड वार चालू हो गया तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हो गई, वर्ल्ड वार के बाद में क्या स्थिति आएगी, युद्ध के बाद में क्या आएगी, इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगी। मतलब पैसे का बहुत ज्यादा हानियां होंगी, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिकल क्राइसिस हम कहेंगे। तो यानी यहाँ पे आप लिखेंगे इसका रिजल्ट आएगा इकोनॉमिकल क्राइसिस। ठीक है, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गया। नेक्स्ट के बाद में जब आपकी यहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगी तो उसके बाद में एक पॉलिटिकल इशू बनेगा। मतलब भारत में ये इकोनॉमिकल, अगर मान लीजिए ये इफेक्ट पड़ा ब्रिटेन पे, ब्रिटेन डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया उस युद्ध में। ठीक है, अगर ब्रिटेन पे ज्यादा बर्डन पड़ रहा है तो अपना वो कर टैक्स कहाँ से वसूलेगा, इंडिया से वसूलेगा। तो यानी इंडिया पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा ना। तो यानी यहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगी, और जब इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगी तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल इशू बनेंगे, यानी आपके हो गए जिसे हम कहेंगे राजनीतिक मुद्दे। ठीक है, तो यानी आपके यहाँ पे बन गए पॉलिटिकल इशू, राजनीतिक मुद्दे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी है, मोदी जी कहेंगे, अगर ब्रिटेन के समर्थन में रहेंगे कहेंगे बहुत अच्छा हुआ, और जो अपोजिशन वाले रहेंगे, जो सपा बसपा जो कांग्रेस रहेगी वो कहेगी ये बहुत खराब हुआ। तो एक तरह से पॉलिटिकल मुद्दे बन गए कि ब्रिटेन ने हमारे साथ खराब हुआ या ब्रिटेन ने हमारे साथ क्या किया, जो है गलत किया। ठीक है, पॉलिटिकल इशू बन गए। उसके बाद में क्या होगा कि जो डिफरेंसेज होंगी, जो डिफेंस में एक्सपेंडिचर हो जाएंगे वो बढ़ जाएंगे। डिफेंस जैसे तोप खरीदे गए, राफेल ओफेल उस समय खरीदा गया होगा। ठीक है, तोप खरीदे गए होंगे, तो जो व्यय है डिफेंस के एक्सपेंडिचर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। किसके, ब्रिटेन के। अभी हम किस पे डिपेंड है, ब्रिटेन पे डिपेंड है। तो यानी आपका ये हो जाएगा डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज। ठीक है, डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज। नेक्स्ट उसी समय 1918 में, ठीक है, वो आप लोगों के फेमाइन मीन्स अकाल और एपिडेमिक, मतलब आप लोगों के जो प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, जैसे आज कोरोना है, तो उस समय उसके कारण क्रॉप फेलियर हो गया था, लोग मर रहे थे। ठीक है, तो यानी आपके हो गए क्रॉप फेलियर, यहाँ पे क्रॉप फेलियर, क्रॉप फेलियर, फेमाइन मीन्स अकाल, एपिडेमिक मीन्स महामारी। उसके बाद में क्या होगा कि जो इफेक्ट पड़ेगा, तो टोटल जब ये ग्लोबल लेवल पे था, विश्व स्तर पे था, तो ब्रिटेन पे भी था। तो ब्रिटेन वाले क्या करेंगे, वो पैसा कहाँ से वसूलेंगे, जितने जितने कॉलोनी थे, छोटे छोटे जो 153 152 देशों पे जो कॉलोनी बनाई थी, वहां के लोगों पे क्या करेंगे, टैक्स का बर्डन डाल देंगे। तो क्या करेंगे, ये टैक्स इंक्रीज कर देंगे, टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी इंक्रीज। टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी इंक्रीज, इन्होंने टैक्स को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब जब टैक्स को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो लोगों के बीच में क्या आ जाएगा, जो वहां के इंडिया के नेटिव लोग रहेंगे उनके बीच में क्या आ जाएगा, असंतोष आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब उनके बीच में गुस्सा आ जाएगा, तो लोगों के बीच में क्रोध आ गया। एक एक
चीजें यहाँ पे समझते रहिएगा। क्रोध बढ़ते गए, ठीक है। और जब क्रोध बढ़ जाएंगे, लोगों के बीच में क्रोध अगर बढ़ जाएगा, अब ये कंडीशन किसमें चल रही है, कल हमने 1914, 16, 70 की बात हमने किया था प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद में जब हम इस पे डिस्कस करेंगे, अब ये सिचुएशन आ गई है कहाँ पे, 1918 पे। मतलब ये टोटल 4 साल इसमें युद्ध भी चल रहा है और लोगों के बीच में समस्याएं भी आ रही है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा अटैचमेंट डायरेक्ट किससे है, ब्रिटेन से। और ब्रिटेन ने एक्टिव मेंबर होकर उस वार में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब जब ये युद्ध आ जाएगी, एक मिनट, अब जब लोगों के बीच में, इंडिया के लोगों के बीच में क्या होगा, गुस्सा बढ़ा होगा, ठीक है। गुस्सा क्यों बढ़ा होगा कि इंडिया के लोगों के बीच में ये उम्मीद रही होगी कि हो सकता है कि अगर ब्रिटेन इसमें पार्टिसिपेट करे, ब्रिटेन जीत रहा है या हार रहा है, हम लोगों के बीच में थोड़ा सा आजाद कर दे, फ्रीडम कर दे। लेकिन इंग्लैंड वाले, ब्रिटेन वाले क्या करे, इनके ऊपर टैक्स और इम्पोज कर दी, और बढ़ा दी, और कह रहे हैं कि नील की खेती और करो। तो जो इंडिया के लोग रहेंगे उनके बीच में क्या होगा, गुस्सा बढ़ जाएगा। जैसे अगर इस समय कोई बेरोजगारी से लोग मर रहे हों, किसी के बस पे जैसे कोरोना के कारण मर रहे हों, किसी की जान चली जा रही, किसी की हत्या हो रही है, ठीक है, कि कोई भूखमरी से मर रहा है, तो लोगों के बीच में क्या होगा, गुस्सा व्याप्त हो जाएगा, ठीक है। अब कोई कह रहा है कि थाना फूंक दो, कोई कह रहा है कि इस नेता को मार डालो, तो मतलब अपनी अपनी जितनी फ्रस्ट्रेशन है निकालने की। तो सेम यहाँ पे भी जो सिचुएशन रहेगी कि लोगों के बीच में गुस्सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसी समय गवर्न करने के लिए एक, चूंकि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है तो हम सोचे थे कि आज स्वराज यहाँ तक लेके जाके छोड़ेंगे, चौरी चौरा तक, या जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक, लेकिन ये वीडियो काफी ज्यादा हो जाएगा, तो आज समझिए यहीं तक, ठीक है। अभी थोड़ा सा और 2-1 टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ, 40-45 मिनट तक क्लास ही चलेगी। अब इनके बीच में जब एग्रीनेस बढ़ जाएगी, तो उसी समय वहां का एक चीफ जस्टिस थे, उनका नाम था सिरिल रोलेट। रोलेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रोलेट बिल, ठीक है ना। एक लीडर वहां पे थे, सीजे, चीफ जस्टिस ऑफ ब्रिटेन, रोलेट। स्टोरी समझते जाइएगा, सब पूरा मैप होता जाएगा। रोलेट ने एक इंडिया में एक रिफॉर्म भेजा, एक मैसेज भेजा कि जब यहाँ के लोग सड़क सड़क पे स्ट्राइक कर रहे हैं, जो है मर रहे हैं, कट रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि ये मास मूवमेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा जनता उग्र हो जाएगी, ठीक है। तो रोलेट ने क्या किया, जो वहां के थे, उन्होंने एक बिल प्रपोजल किया और उन्होंने कहा कि नो लॉजिक नो अपील, मीन्स एक ऐसा अप्रूवल उस लिस्ट में भेजे कि नो अपील नो लॉजिक नो लायर। इनका जो मेन थीम था, नो लॉजिक नो अपील नो लायर, ठीक है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति के बीच में अगर संदेह आप देख रहे हैं, जैसे इस समय लगता है कर्फ्यू लगता है तो 2-4 लोग खड़े नहीं हो सकते, तो उन्होंने जो कहा कि बिना किसी भी सस्पेक्टेड व्यक्ति को अगर कोई भी दिख रहा है आपको इंडिया में, ठीक है, तो उसको बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी, उसके लिए कोई वकील भी नहीं हो सकता है, कोई आपसे रूल भी नहीं, उसको आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, जेल में आप डाल सकते हो, ठीक है। मतलब आप बिना कुछ दलील के, बिना कुछ पूछे, बिना किसी वकील के उसको कोई भी मौका नहीं दो, जेल में डाल दो, बस खाली वो सस्पिशियस पर्सन हो। और वो पर्सन क्यों सस्पिशियस रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड वार में जो इंडिया के लोग इसका क्या करते, कस्टम ड्यूटी के लिए, ट्रेड के लिए क्या कर रहे थे, जो अपोज कर रहे थे। तो यानी यहाँ पे नो लॉजिक नो, इसके लिए रोलेट एक्ट पास हो गया। रोलेट एक्ट का नाम आप लोगों बचपन से ही सुने होंगे। तो रोलेट एक्ट क्यों पास हुआ, क्योंकि एक इन लोगों को दबाने के लिए कि ये लोग और जो है मूवमेंट को उग्र ना कर पाए। जैसे मान लीजिए इंडिया में भी अगर कोरोना के कारण सरकार ऐसी पॉलिसी कर दे कि जिसको अगर आप देख रहे हो कि ये 2 लोग हैं, ये नेता ज्यादा बने, तो इनको जेल में ठूस दो बिना किसी पूछे उछे, ठीक है। तो सेम रोलेट एक्ट की कंडीशन थी। और दूसरी चीज, हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो रिलेट करते करते आप लोग उसको पढ़ते रहिए। रिलेट जब तक नहीं करेंगे तब तक आप लोगों की माइंड सेट नहीं होगी। और जो आज की सिचुएशन है, यानी आज से 100 ईयर पहले भी यही सिचुएशन थी और फिर वही सिचुएशन आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे देखेंगे नो लॉजिक नो अपील नो लायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि रोलेट एक्ट आ गया। अब रोलेट एक्ट के बाद में ये रोलेट एक्ट आएगा आपका किसमें, मार्च 1919 में।
और हम दूसरे कल वाले पेज में देखे थे कि गांधी जी का 16, 17, 18 कंप्लीट हो चुका है। उनकी एक मूवमेंट सत्याग्रह मूवमेंट क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। और गांधी जी की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे क्या हो चुकी है, अभी उतनी ज्यादा नहीं लेकिन कम रूप से जो है लोग गांधी जी की ख्याति क्या हो चुकी है, पॉपुलैरिटी। गांधी जी गेन हिज पॉपुलैरिटी बाय द सत्याग्रह इन सेंस ऑफ चंपारण, खेरा एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, तो साथ साथ गांधी जी को आपको कोरिलेट करना, ये दूसरी स्टोरी यहाँ पे बन रही है। अब देखेंगे जब मार्च 1990 में ये हो गया तो इस रोलैक्ट एक्ट को, रोलैक्ट जो बिल आपकी आई, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लीडर क्या हो जाएंगे, उग्र हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी का लीडर कोई जेल में चला गया तो यानी वहां पे जो नेता होंगे उनसे रिलेटेड जो उनके फॉलोअर होंगे वो क्या करेंगे, कहेंगे कि उस नेता को छोड़ो नहीं तो हम जेल पे भूख हड़ताल करेंगे, हंगर टू स्ट्राइक। मतलब जब तक आप उनको छोड़ोगे नहीं तब तक हम स्ट्राइक क्या करते रहेंगे, हंगर स्ट्राइक मतलब भूख हड़ताल करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से पंजाब के दो लीडर थे, पंजाब के दो लीडर थे कौन कौन, सैफुद्दीन किचलू। पंजाब के जो लीडर थे उनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और एक और नाम था सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल। टू पॉपुलर लीडर ऑफ बंगाल टू पंजाब, टू पॉपुलर लीडर ऑफ पंजाब, डॉक्टर सत्यपाल किचलू, डॉक्टर किचलू एंड सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल। किचलू एंड सत्यपाल प्रोटेस्ट द रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट बिल का क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि रोलैक्ट एक्ट क्या होना चाहिए, ये पास नहीं होना चाहिए कि जिसको बिना मन में चाहो जेल में डाल दो। ठीक है ना, अब इसी के कारण इन्होंने इसको कहा कि ये जो है बंद करो, ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, और इन्होंने एक जनसभा की, एक मास गैदरिंग की बैसाखी के दिन, यानी 13 अप्रैल 1919। देखेंगे 1919 की बात हुई थी, मार्च की बात हुई थी किसमें, रोलैक्ट एक्ट में। और उसी रोलैक्ट एक्ट के कारण क्या हो गया, एक महीना बाद में 13 अप्रैल में आपकी 1919 को क्या हो गया, क्या हुआ, रोलैक्ट एक्ट के बाद 13 अप्रैल में ये अमृतसर, पंजाब में एक प्लेस है अमृतसर में, एक मास, एक जो है मास, एक सभा की, जन मास गैदरिंग की है। ठीक है, जिसके बारे में अवेयर करना कि आप लोग किस तरह से प्रोटेस्ट का अपोज करो। समझ में आ रहा, कौन कौन, सैफुद्दीन और किचलू ने। और उसी समय जो वहां का मिलिट्री कमांडर चीफ था, कहाँ का, अमृतसर का, जनरल डायर, नाम आपको समझ में आया होगा। जनरल डायर ने क्या किया, इन पे पूरे चहार दीवारी जो उनकी रेलिंग बनी हुई थी उसको बंद करके वहां पे गोलियां चलवा दी, इनके ऊपर पूरी जितनी मास थी, जितनी भीड़ थी। ठीक है, और बताते हैं वहां पे जो वहां का एक कुआं था, वो पूरी भीड़ उसमें जो है सब लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद कूद के उसमें क्या कर दिए, जान गंवा दिए। और हिस्टोरिकन बताते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में जानकार, वो कहते हैं कि वो जो पूरा ब्लड से वो पूरी कुआं जो है क्या हो गया था, फिल हो गया था। मतलब इतनी निरंकुश जो है हत्याएं कराई गई थी। ठीक है, जनरल डायर के द्वारा। और जनरल डायर ने क्यों करवाया, सत्यपाल किचलू मास गैदरिंग कर रहे थे। मास गैदरिंग क्यों कर रहे थे सत्यपाल किचलू, लोगों को अवेयर करने के लिए। अवेयर करने के लिए क्यों, क्योंकि जो है रोलैक्ट एक्ट आया था। रोलैक्ट एक्ट का रिलेशन किससे था, क्योंकि जनता क्या थी उस समय त्रस्त थी, किसके कारण, फैमाइन यानी अकाल के कारण, महामारी के कारण। उसके बाद में विश्व युद्ध के ऊपर जो टैक्स जो है इम्पोज किया गया था, किसके ऊपर, इंडिया के लोगों पे। ठीक है, तो यानी आपके हो गए 13 अप्रैल यानी रोलैक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग तक। ठीक है, और आज जो जलियांवाला बाग है, जो आप लोग विजिट पे गए होंगे, तो शहीदी कुआं जो है वो उसी कुएं में, जो है शहीदी कुआं जो आपकी बने हुई हैं, उसी में जो है सब कुआं तब भी था, उसी में पूरे शहीद क्या हुए थे, हो गए थे। ठीक है ना, तो ये आपके हो गए रोलैक्ट एक्ट के बारे में, और जलियांवाला बाग मैस्केर तक हो गया। ठीक है, अब जो हमारी अगली क्लासेज होंगी ये होंगी खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे। वीडियो बड़ा हो रहा है, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।